अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 उर्दू की। अगर आप हाई स्कूल में हैं और यहाँ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उर्दू में वो कौन कौन से थे और उनके आंसर को हमें कैसे लिखना है। अगर आप 2024 में उर्दू लिए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका स्टाइल क्या है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करके ज़रूर देखना चाहिए। इससे आइडिया लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आता है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उसी को पढ़ें, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो आज हम इस 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सारे आंसर हमें कैसे लिखना है, उन सारे के सारे आंसर को सॉल्व करना आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर 15 मिनट दिया गया है और जो पूर्णांक है वो 70 है। इसके बाद यहाँ निर्देश दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हिस्सा अलिफ है। यहाँ पर हिदायत दी गई है। हिस्सा अलिफ में हिदायत है कि सवाल नंबर 1 से 20 हिस्सा अलिफ के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मुंदरजा झेल सवालात में हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं। इनमें से सही मुतबादिल चुनें और उन्हें OMR शीट में लिखें। यानी आप जब पेपर देंगे तो आपको कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, उसके साथ साथ OMR शीट भी मिलेगी। वहाँ आपको 1 से 20 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको फिल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। मुंदरजा झेल बाला शेर किस शायर का है? तो इसका पहले हम ये समझते हैं कि इसकी तशरीह क्या है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि शायर क्या कहना चाहता है। शायर कहता है कि आशिक ने कई बार ज़ाहिरी तौर पर खुदा से ये दुआ की कि वो इश्क के चंगुल से आज़ाद हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुदा के नज़दीक सिर्फ वही दुआ असर रखती है जो दिल से निकली हो। तो ये किसने लिखा? नंबर 1 पर है हाली, फिर है फ़ानी, फिर है इकबाल, फिर है फैज़ अहमद फैज़। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि आबरू ने मिसरह ने निगे यार ने यारो बेरुतबा कई तैग को खंजर को सना को, इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आता है फ़ानी का पूरा नाम क्या है? फ़ानी बदायूनी, जिसे आप जानते होंगे फ़ानी बदायूनी के नाम से, तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम शौकत अली, बल्कि यहाँ पर सिर्फ इतना दिया हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम मोहम्मद शौकत अली खां है। इसके बाद पूछा गया है मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब था? तो मिर्ज़ा नौशा जो थे ये गालिब का लक़ब था, जिनका पूरा नाम असदुल्ला खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। इसके बाद आता है काफ़िया किसे कहते हैं? तो काफ़िया वो लफ्ज़ जिसके तकरार हर शेर में हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़ जो होता है वो काफ़िया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है मुतला किसे कहते हैं? तो मुतला वो होता है गज़ल के पहले शेर को मुतला कहते हैं। इसके बाद आता है लफ्ज़ शीशा की जमा क्या है? तो शीशा की जमा होता है शीशे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुहावरा है 100 सुनार की 1 लोहार की के क्या माने हैं? तो इसके माने हैं सख्त जवाब देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस तरह की फ़िजा से है? तो ये इनके जो फ़िजा है वो तवाइफ़ें हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको उमराव जान अदा जो है इसको लिखने वाले मिर्ज़ा हादी रुसवा हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद आता है शहादत किस सिनफ का जुज़ है? तो शहादत जो है ये मरसिया का है। इसके बाद आता है कि शोला व शबनम किसका मजमुआ कलाम है? तो ये
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जोश का है, हाल ही का नहीं है, ये गलत है, बल्कि ये जोश का है और जोश का पूरा नाम है जोश मलिहाबादी। इसके बाद आता है आश्फ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नोश्त है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये कृष्णचंद का नहीं है। इसके बाद आता है तनकीदी जायजे किसकी किताब है, तो ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ये एहतिशाम हुसैन की किताब है। इसके बाद आता है यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, तो यासियात का इमाम जो है ये फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है, ना कि जिगर को। इसके बाद आता है उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ़िराक की है, फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है, बल्कि फ़िराक गोरखपुरी की है। इसके बाद आता है मरसिये की अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन की है, तो जो ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मीर ज़मीर, ये मीर अनीस नहीं होगा। इसके बाद आता है हमने छानी है बहुत देर व हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का, ये शेर किस शायर का है, तो ये हमारे फ़ानी बदायूनी का है, जिनका पूरा नाम मोहम्मद शौकत अली खां है, हम पहले ही जान चुके हैं, तो ये इकबाल का नहीं है। इसके बाद आता है मरसिये के लिए कौन सा शायर मशहूर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीर अनीस, ये मरसिये के लिए मशहूर हैं। इसके बाद आता है रशीद अहमद सिद्दीकी का सन पैदाइश क्या है, तो ये पैदा हुए थे 1892 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, और इनकी वफ़ात जो हुई थी ये 1977 में हुई थी, ये भी याद रखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद आता है गज़ल का हर शायर मानवी एतबार से क्या होता है, मुसलसल होता है या जो मरबूत होता है या पेचीदा होता है या जुदा गाना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जुदा गाना होता है, ना कि मुसलसल होता है। इसके बाद आता है हिस्सा बा। अब हिस्सा बा में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर ये 6 नंबर का है, यानी आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जब, तो ये 2 नंबर का होगा, इसके बाद ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, ये टोटल की बात यहाँ पे हो रही है 6 नंबर, तो ये पहले सवाल से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अभी हम इसके आंसर भी जानेंगे क्या क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिलेंगे और यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो ये 4 क्वेश्चन होंगे, यहाँ तक है 4 क्वेश्चन, डी यहाँ तक है, ये 4 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे तो 5 नंबर का होना चाहिए सवाल दूसरे का। इसके बाद आता है सवाल तीसरा। सवाल तीसरा जो है यहाँ आपको नंबर दिया गया है 24 और यहाँ आपसे क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको 6 नंबर दिलाएगा, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो 6 नंबर का होगा। इस तरह टोटल आपके 70 नंबर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं इन सारे क्वेश्चनों के जवाब को हम कैसे लिखें। अब ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन से पूछे गए। इसके बाद अब हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। अब हम हिस्सा बा है, यानी अभी तक जो OMR शीट पे फिल करने वाला था हमने वो सॉल्व किया। अब हम जानेंगे जो हिस्सा बा था जिसको हमें कॉपी दी जाएगी जिसमें हमें लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखें। और अगर आप इस PDF को लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ये उसका नाम है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको पसंद भी आ रहा हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हिस्सा अलिफ का, तो उसके आंसर की हैं, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 2 हिस्सा बा।
तो इसमें जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब दीजिए। जवाब ये था नंबर 1 पर कि कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया था कि फैज़ अहमद फैज़ की कोई शेर को हमें लिखना है। तो इसकी तशरीह भी हम समझते हैं कि इसकी तशरीह क्या है। तो इसकी तशरीह ये है कि शायर कहता है कि आशिक से मुलाकात की उम्मीद पर जी रहा हूँ और इस फिराक में न जाने कब मेरा दर्द दिल कम होगा और किस तरह रात गुजरेगी। मैं तो इस उम्मीद पर जी रहा हूँ कि वो आएंगे तो हमारी ज़िंदगी की नई सुबह होगी। ये बात कही है फैज़ अहमद फैज़ ने अपने शेर में। इसके बाद दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया था उसका सिर्फ हम इसमें जवाब जानेंगे। तो जवाब डालिए कि लफ़ व नश्र के क्या माने हैं। ये पूछा गया था आपसे सवाल, तो जवाब लिखिए कि लफ़ व नश्र। लफ़ के माने हैं लपेटना और नश्र के माने हैं फैलाना। इस्तिलाह में इसके माने ये हैं कि पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर उसी मुनासिबत से उनकी सिफ़ात बयान की जाए, लफ़ व नश्र कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा सवाल था तो ये था कि राम नज़्म किसने लिखी। तो राम नज़्म जो है ये अल्लामा इकबाल ने लिखा। यहाँ आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लिखिए नावल निगारी। तो जवाब डालिए नावल निगारी, हेडिंग डालिए। इसके बाद लिखिए उर्दू नावल निगारी की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई। बाग व बहार में नावल की तमाम अज्जा नुमायाँ हैं। बाग व बहार को किस्सा होते हुए भी मुकम्मल नावल कहा जा सकता है। इसके बाद रजब अली बैग सरवर की तसनीफ़ फसानाए अजायब किस्से की शक्ल में एक नावल है। यूँ तो और भी बहुत सारे किस्से लिखे गए, मगर उर्दू में नावल की बाकायदा इब्तिदा मौलवी नज़ीर अहमद की तमसीली नावल या नावलों से होती है। तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तिला, मरातुल उरूस, अब्नुल वक्त वगैरह इब्तिदाई नावल कहे जाते हैं। नज़ीर अहमद के बाद सरशार और अब्दुल हलीम शरर ने भी नावल लिखे। शरर तारीखी नावल निगार के मौजद कहे जाते हैं। फिरदौस बरी इनके शहकार नावल है। नावल निगारी की उम्मीद में मोहम्मद हादी रसूआ ने इनकलाब बर्पा किया। उमराव जान अदा उनका बेहतरीन नावल है। ये उमराव जान अदा जो है ये मोहम्मद हादी रसूआ ने लिखा ये नावल है। दौर जदीद के नावल निगारों में सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद, आदिल रशीद, शौकत थानवी, नसीम हिजाजी और अतिया परवीन वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद आता है दूसरा सवाल। दूसरा जवाब आप लिखिए। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तू शाहीन है, परवाज़ है काम, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो ये आप पूरा ना लिखकर डॉट डॉट करके ऐसे लिखिए। उसके बाद हवाला लिखिए, क्योंकि आपको हवाला और तशरीह दोनों करना था। तो हवाला हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए ये शेर उर्दू की नई किताब से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल हैं। इसके बाद तशरीह करिए कि शायर कहता है कि ए इंसान, तू इस परिंद के मानिंद है जो बुलंदियों को छूता है। परिंद कहते हैं चिड़िया को। तू अपनी परवाज़ को जारी रख, तुझे तो अभी कई मंजिलें तय करना है। इसके बाद दूसरा जवाब आप लिखिए ता पर कि 5 अफसाना निगारों के नाम। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो अफसाने निगार थे, और ये बहुत बड़े अफसाने निगार थे, इन्होंने ही शुरू किया था अफसाना लिखना। तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद आते हैं सज्जाद हैदर। इसके बाद फिर लतीफ़ अहमद, हयातुल अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास। ये 5 अफसाना निगारों के नाम हमसे पूछे गए हैं। तो आप सिर्फ 5 अफसाना निगारों के ही नाम लिखिए। इसके बाद आता है सवाल जवाब जो है उसमें मुहावरा आपसे पूछे गए थे कि 5 मुहावरा के माने बताने हैं और उनको इस्तेमाल करना है। तो आप जवाब लिखिए। फिर मुहावरा ये था कि उल्टी गंगा बहाना। तो यहाँ इसके माने हुए नामुमकिन काम करना, और इसमें इस्तेमाल करिए कि अगर भरोसा खुद पर हो तो लोग उल्टी गंगा बहा देते हैं। इसके बाद दूसरा जो मुहावरा है वो है बगलें झाँकना। तो इसके माने लिखिए कि इधर उधर देखना। सवाल का सही जवाब न देने पर बच्चे बगलें झाँकने लगते हैं। इसके बाद आगे था क्वेश्चन कि आपे से बाहर होना। तो ये इसके माने होते हैं बहुत गुस्सा होना। उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं आपे से बाहर हो गया, ये इस्तेमाल हो गया। इसके बाद था कि आँख का तारा होना। तो इसके माने हैं कि बहुत प्यारा होना। हुज़ैफा अपनी माँ की आँखों का तारा है। इसके बाद था बाग बाग होना, यानी खुश होना। तो बेटे की तरक्की देखकर बाप का दिल बाग बाग हो जाता है, यानी बाप बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो था
उसका जवाब आप लिखिए। यहाँ पर एक आपको दिया गया था कि इस्लाम अरब में, और फिर ये पूरा गद्य था यानी कि नस्र था। तो इसके आपको सियाक व सबाक लिखना था और तशरीह करना था। तो यहाँ सियाक व सबाक हेडिंग डालिए। इसके बाद लिखिए ये इबारत प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी के मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर से ली गई है। फिर इसके बाद तशरीह करिए कि मजहब इस्लाम अरब के हुदूद को पार करके एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में फैल गया। गो कि हिंदुस्तानियों से अरबों का ताल्लुक बहुत पुराना था, लेकिन इसमें तहजीबी लेन देन ना के बराबर था। 10वीं सदी में जब मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए, तब यहाँ के कौमों से अच्छे ताल्लुकात पैदा हुए। इस्लाम अरब के हुदूद को पार करके बहुत जल्द वस्त एशिया, तुर्किस्तान और ईरान में दाखिल हो चुका था, जहां अराई नस्ल के लोग बहुत पहले से आबाद थे। मुसलमान भी आर्यों की तरह यहाँ आकर बस गए और यहाँ के मुआशरे में रच बस गए। अरब से इनका अब सिर्फ मजहबी और रूहानी ताल्लुक बाकी रह गया था। इसके बाद जवाब दूसरा लिखिए। यहाँ पर आपको एक मजमून लिखना था। मजमून कई ऑप्शन आपके पास थे, लेकिन आज हम करने वाले हैं बरसात का मौसम, क्योंकि ये चल रहा है आजकल। बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश होने लगती है। तो इसके बारे में हम मजमून लिखेंगे कि गर्मियों के इख्तिताम यानी गर्मियों के ख़त्म होने पर मौसम बरसात शुरू होता है। मई जून में गर्मी की सख्ती से जब इंसान तंग आ जाता है, तो खुदा की रहमत अपनी जोश में आती है और बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। बारिश के पड़ने से गर्मी में कमी आ जाती है और इंसान व हैवान यानी इंसान भी उसके साथ साथ जो हैवान है, दोनों राहत की सांस लेते हैं। हिंदुस्तान में 75% ज़मीन पर काश्तकारी की जाती है। काश्तकारी क्या होता है? खेती जिसे कहते हैं, तो वो की जाती है। लिहाजा बरसात का मौसम शुरू होते ही काश्तकार ज़मीन की जुताई और बुआई शुरू कर देते हैं, यानी जो किसान होते हैं वो उसकी जुताई और बुआई शुरू कर देते हैं। इस मौके पर बारिश खेती बाड़ी के लिए एक दवा की हैसियत रखती है, यानी अच्छा फसल का दारोमदार खुदा के फजल से बारिश पर ही होता है। बरसात किस तरह होती है ये कोई मुअम्मा नहीं है। समुंदर के अबखारात धुआं बनकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इन अबखारात में पानी की नमी होती है, जो अल्लाह के हुक्म से आसमान में जाकर हवा से टकराते हैं और सूरज की हरारत में बारिश में तब्दील हो जाते हैं। थोड़ा और लिखिए इसमें कि 15 जून या 1 जुलाई से आसमान पर मानसून की शक्ल में बादल दिखाई देते हैं। ये इस तरफ उड़ते हैं जिधर हवा उन्हें ले जाती है और कहीं ना कहीं जाकर बरस जाते हैं। बरसात का ये नज़ारा दीद के काबिल होता है। काली काली घटाएं आसमान पर छा जाती हैं, फिर इन घटाओं से बारिश होती है। बारिश के पानी से इंसान, चरिंद और परिंद खूब नहाते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। बरसात का मौसम जहाँ एक तरफ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं इस मौसम के आने के बाद खूब बारिश पड़ती है, जिससे नदियों में पानी की सतह बढ़ जाती है। नतीजा के तौर पर सैलाब आ जाता है, जिनसे हज़ारों घर तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान में असम, बंगाल और बिहार वगैरह में बहुत सैलाब आते हैं। सैलाब की वजह से लाखों एकड़ ज़मीन भी काश्त के काबिल नहीं रहती और फसलें तबाह हो जाती हैं। हालांकि हमारी हुकूमत ने बड़ी बड़ी नदियों पर डाम और बांध बनाकर सैलाब से बचने की तदाबीर की है, फिर भी सैलाब से काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस नुकसान के मुकाबले में अगर फ़ायदा को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बरसात का मौसम हमारे लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है। यानी नुकसान भी हैं, क्योंकि जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान भी होगा, तो नुकसान भी हैं लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। इसके बाद जवाब था में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाल था कि गैर दरसी इक्तिबास में का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। ये गैर दरसी यानी कि ये आपकी बुक में नहीं है, आपकी किताब में ये नहीं दिया गया है, बल्कि ऐसे ही दिया गया है। तो इसका खुलासा आपको अपनी ज़बान में यानी आसान ज़बान में देना है। तो ये यहाँ पर एक नस्र दिया हुआ था आपको, तो यहाँ डॉट डॉट करके लिख लीजिए। इसके बाद खुलासा करिए, क्योंकि खुलासा मेन है। खुलासा लिखिए कि मैं मुंबई पहुंच गया। इसके बारे में मैं तुम्हें खत भी नहीं लिख सका, क्योंकि मैं यहाँ बहुत मसरूफ़ हो गया था। मेरी दोस्त आज दोपहर को तुम्हारा खत मिला, जिसे पढ़कर मुझे अच्छा लगा।
तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन आंसुओं का क्या है, ये तो ख्वामखा निकलते ही रहते हैं। बाज़ दफ़ा मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, बस रोने का दिल करता है तो रो लेता हूँ। मैं ऐसे लम्हों से अक्सर गुजरता रहता हूँ। इसके बाद आपसे हालात ज़िंदगी पूछी गई थी, इसमें भी कई सारे नाम थे, तो उनमें से करना सिर्फ आपको एक था, तो यहाँ पर हम एक करने वाले हैं हालात ज़िंदगी, और ये नाम है एहतिशाम हुसैन रिजवी। इनकी हालात ज़िंदगी क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो एहतिशाम हुसैन ये 21 अप्रैल 1912 को ज़िला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। एहतिशाम हुसैन रिजवी, ये आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वही उनमें दे दी जाती है। कभी किसी का सन पूछ लेते हैं या कहाँ पैदा हुए, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। इब्तिदाई तालीम आजमगढ़ में पाई, आला तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए, जहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, और इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ शोबा उर्दू में बहसियत उस्ताद उनके तकर्रुर हो गया। 1953 में एक इंग्लिश फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लैंड गए, यानी अमेरिका और इंग्लैंड जो ये गए, एहतिशाम हुसैन रिजवी ये खुद के पैसों से नहीं गए, बल्कि इंग्लिश फाउंडेशन की खर्च पर चले गए। वतन वापसी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में प्रोफेसर हो गए। 1972 ईस्वी में रिटायर होने से पहले आपका इंतकाल हो गया, यानी ये जब रिटायर होते उससे पहले ही इनका इंतकाल हो गया। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन का मुताला बहुत वसी था। उन्होंने मशरिक़ व मगरिब दोनों के मशहूर ज़बानों के अदब से इस्तिफ़ादा किया। उनकी मशहूर तसनीफ़ हिंदुस्तानी लिसानात के खाका उनका वसी मुताला का बेहतरीन नमूना है। इसके बाद थोड़ा और लिखिए कि इनके देगर तसानीफ़ में अफ़सानों का मजमुआ वीराने के नाम से शाया हुआ, लेकिन उर्दू अदब में इनका असल काम तनकीद के मैदान में है। तनकीदी जायज़ों और इल्मी तनकीद में इन्होंने अपनी तनकीदी नज़रियात को पेश किया। इनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायज़े, ये इस बार पूछा गया था, और अगली बार ये भी पूछा जा सकता है कि रिवायत और बगावत, ये तनकीद और इल्मी तनकीद किन्होंने लिखा या किसने लिखा, तो ये लिखने वाले हैं एहतिशाम हुसैन रिजवी। ये काबिल ज़िक्र है। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी कम्युनिस्ट नज़रिया के हामिल थे। इनकी तसानीफ़ पर इसका अक्स साफ देखने को मिलता है। इनका अंदाज़ बयां इंतहाई सादा था। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि 2023 में जो उर्दू का पेपर था हाई स्कूल का, तो उनके आंसर को हमें कैसे लिखना है। अगर आप इस आंसर के जवाबों को आप लेना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ को, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और 2023 के क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे, मैंने सॉल्व करा दिया, लेकिन इसके अलावा और जो पहले क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उर्दू के, अगर आपके पास हों और आप चाहते हो कि मैं उन्हें सॉल्व कराऊं, तो उन क्वेश्चन पेपर को आप मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताऊं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है, तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।